मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर चीन आग बबूला हो गया है। दरअसल चीन ने गुरुवार को इस यात्रा के विरोध में युद्धाभ्यास के दौरान ताइवान की सीमा के पास मिसाइल भी दागी। ये पहला मौका है जब चीन ने ताइवान की ओर मिसाइल दागी है। उधर कुछ एयरलाइंस ने ताइपे जाने वाली अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है, जबकि चीन के युद्धाभ्यास को देखते हुए कई दूसरे एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी सेनाएं ताइवान की सीमा से सिर्फ 9 समुद्री मील की दूरी पर सैन्य अभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास में कई युद्धपोत फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान की ओर कई मिसाइल्स को भी दागा है। बताया ये भी जा रहा है कि चीन ताइवान की चारों तरफ 6 जगहों से हवा और समुद्र में अभ्यास कर रहा है। चीन की दागी गई कई मिसाइलें जापान की सीमा में जा गिरी। इस युद्धाभ्यास के चलते साउथ ईस्ट एशिया के नॉर्थ ईस्ट जाने वाली फ्लाइटों पर असर पड़ा है। कोरियन एयरलाइंस ने कहा है कि उसने सियोल और ताइपे के बीच चलने वाली फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। सिंगापुर एयरलाइंस ने भी सिंगापुर से ताइपे जाने वाली फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया है। हालांकि जापान और हांगकांग की फ्लाइट्स ताइपे जा रही है, लेकिन वे इस हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर रही। चीनी सेना ने रविवार को दोपहर तक चलने वाले युद्धाभ्यास के दौरान ताइवान की समुद्री सीमा में मिसाइलें दागने की पुष्टि की है। इतना ही नहीं, चीन के इस युद्धाभ्यास में 100 से ज्यादा विमान, 10 युद्धपोत भी हिस्सा ले रहे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसने 22 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान के क्षेत्र में घुस आए थे, लेकिन पहले से अलर्ट ताइवानी लड़ाकू विमानों ने चेतावनी देकर खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, ताइवान के सैनिकों ने गुरुवार को किनमेन द्वीप पर उड़ रहे चीन के 4 ड्रोनों को भी खदेड़ दिया। ताइवान की ओर से कहा गया है कि चीन द्वारा दागी गई मिसाइलें ऊंची थी, इनसे कोई खतरा नहीं हुआ। उधर चीन का जासूसी शिप युआन वांग 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत की टोह लेने के लिए श्रीलंका की ओर बढ़ रहा है। इसके 11 अगस्त को हम्बनटोटा पहुंचने की संभावना है। बताया भी जा रहा है कि भारत ने स्पाइस शिप को लेकर श्रीलंका के सामने विरोध भी दर्ज कराया है। इसके बावजूद श्रीलंका ने इसे हम्बनटोटा पोर्ट पर आने की अनुमति दे दी है। भारत इसको लेकर अलर्ट है और ऐसे में शिप के मूवमेंट पर इंडियन नेवी की कड़ी नजर है। इससे पहले चीन ने 2022 में जब लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया गया था, तब ये शिप निगरानी मिशन पर निकला था। हाल ही में ये चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से पहले लैब मॉड्यूल की लॉन्चिंग की समुद्री निगरानी में भी शामिल रहा है। बताया भी जाता है कि अमेरिका ने युद्धाभ्यास को लेकर चीन को एक बार फिर से चेताया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि उम्मीद है कि चीन नया संकट पैदा नहीं करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका ताइवान में शांति और स्थिरता का पक्षधर है और यथास्थिति को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयासों का विरोध करता है, खासकर बल का इस्तेमाल करके। ब्लिंकन ने कहा कि हम चीन की वन पॉलिसी का भी समर्थन करते हैं, साथ ही ताइवान रिलेशन एक्ट को लेकर भी प्रतिबद्ध है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि फिलहाल जो हालात बने हुए हैं वो खतरनाक है और ऐसे में जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि चीन जो युद्धाभ्यास कर रहा है, ये दिखाने की, ये चेताने की कोशिश कि देखिए हम किसी से कम नहीं हैं। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र ओझा जी है, जो कि पूर्व राजनयिक है, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी है। बहुत स्वागत है ओझा साहब आपका। सुरेश गोयल कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। ओझा साहब, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सर, सवाल इस बात को लेकर कि इससे पहले हमने देखा कि चीन युद्धाभ्यास कर रहा था, लेकिन अब तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए ताइवान की सीमा के पास मिसाइलें भी दागी गई, हालांकि वो जापान में गिरी। कैसे इसे देखते हैं आप? पावर प्रोजेक्शन करने की कोशिश कर रहा है और करेगा।
चीन पिछले कुछ वर्षों से, खास करके पिछले 3-4 वर्षों से जिन मिसाइलों को उसने डेवलप किया था, और 2-3 दिन पहले भी उसने उसको रिट्वीट किया है कि उन मिसाइलों की रोक किसी के पास नहीं है। और वो बार बार चीन जो है ये एक संदेश देना चाहता है कि इस क्षेत्र में उसका वर्चस्व होना है, उसका वर्चस्व कायम होना ही होना है, और अमेरिका जो है इस स्थिति में नहीं है कि उसको चुनौती दे दे। दूसरी चीन की एक स्टेटमेंट है, ये असेसमेंट है खास करके यूरोप को लेके, कि यूरोप में एक एंटी वॉर लॉबी जो है वो बहुत मजबूत हो गई है, और अमेरिका भी बहुत कॉस्ट जो है वो इन्वेस्ट कर चुका है वॉर एंड टेरर के ऊपर, और उनको लगता है कि अमेरिका एक पॉइंट से ज्यादा रिस्क नहीं लेगा। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि जितने प्रजातांत्रिक देश हैं वो देखें कि ये समस्या ताइवान की नहीं है, बल्कि चीन की बढ़ती हुई ताकत का है। बहुत हद तक अमेरिका ने इस ताकत को, इस परेशानी को दुनिया के लिए बढ़ाया है, उनकी कैपिटलिज्म की जो लालच कहें या जो कुछ भी कहें, ग्लोबलाइजेशन की, जिसकी वजह से एक ओपेक सिस्टम, एक अथॉरिटेरियन सिस्टम, जिसमें और जगह तो कंपटीशन नहीं है, और जगह तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उन्होंने अमेरिकन कैपिटलिज्म का सहारा लेके, अमेरिकन टेक्नोलॉजी का सहारा लेके उनको प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अब जबरदस्त एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाया है, और उसका इस्तेमाल वो हर तरीके से अग्रेसिव वॉर वेजिंग टेक्नोलॉजीज में कर रहे हैं। तो उनके पास कॉन्फिडेंस है, वो बहुत संभव है ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो, वॉर लड़ने का तजुर्बा नहीं है उतना ज्यादा उनके पास, और उनके बहुत सारे वेपन सिस्टम टेस्टेड नहीं है, लेकिन कागज पे जो उनके हथियार हैं वो हथियार बहुत मजबूत नजर आते हैं, और इसी का फायदा उठा के वो पोस्टरिंग किए जा रहे हैं। लेकिन अगर जबरदस्त रिस्पॉन्स आता है दूसरे देशों से, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स से और इस रीजन के तमाम देशों से, तो मैं समझता हूं कि चीन पे असर पड़ेगा। लेकिन जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो चीन की ये आदत है हमेशा से, वो ब्रिंक पैनशिप पे चले जाते रहती है। दुनिया जितने एक आध कदम पीछे हटती है, तो वो और धीरे धीरे करके ये कदम उनको पीछे हटाते जाते हैं। तो देखिए, ये उनका मंशा बड़ा साफ है, और जब तक और जबरदस्त रिस्पॉन्स नहीं आता है, चीन ऐसी हरकत करते रहेगा। जी बिल्कुल, तो चीन ऐसी हरकत करता रहेगा, और जाहिर तौर पे इससे सतर्क रहने की जरूरत है ताइवान को। लेकिन कितना सतर्क है गोयल जी, क्योंकि 22 चीनी विमान ताइवान के वायु ये कहा जा सकता है कि रक्षा क्षेत्र में घुस गए हैं। अब ऐसे में ताइवान को कितना सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये तो चीन की फितरत रही है सर कि वो पीछे से वार करता है, लेकिन अब तो फ्रंट फुट पे खेल रहा है। कैसे इसे देखते हैं, और कितना सतर्क रहने की जरूरत है फिलहाल? देखिए, जो अभी हो रहा है इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। ये मामला खाली ताइवान का नहीं है, ये मामला है पूरे क्षेत्र का, इंडो पैसिफिक में, जहां पर कि एक तरह से यूएसए और चाइना के बीच में जो कंटेस्ट शुरू हुआ है, एक प्रतियोगिता की मेरा वर्चस्व होगा या किसका वर्चस्व होगा। आप देखेंगे कि पिछले खास तौर पर 5-6 साल में चीन ने अपनी सैन्य शक्ति काफी बढ़ाई है। नेवी के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बने हैं, सबमरीन मेरे ख्याल 20-25 हो गई हैं, और काफी सारे की ज्यादा की डिप्लॉयमेंट इसी एरिया में है। और उसका मकसद एक है बेसिकली कि इस एरिया में यूएसए को वर्चस्व हटा करके उसका चाइना का अपना वर्चस्व हो। तो जब ताइवान में नैन्सी पेलोसी ने अपने विजिट के बारे में आगे बढ़ाया मामला और विजिट किया, तो एक तरह से वो चिंगारी थी, जो चिंगारी का फायदा उठा करके शी जिनपिंग, खास तौर पर मैं नाम लूंगा उनका, चाइना के प्रेसिडेंट साहब ने, तो ये उनको खतरा दिखाई दिया कि अगर उन्हें रूस को जवाब नहीं, सॉरी यूएसए का जवाब नहीं दिया, तो उनकी जो इन्फ्लुएंस है उस पर खतरा पड़ सकता है। लेकिन एक ही साथ साथ खतरा ये भी था कि अगर बात आगे ज्यादा बढ़ जाती है, तो चीन के पास यूएसए से अभी लड़ने की ताकत है या नहीं है। और मैं समझता हूं कि चीन भी जानता है कि अगर चीन और यूएस के बीच में कोई डायरेक्ट वार अभी हुई, तो अभी उसको चीन का उसको संभालने की स्थिति में नहीं है। तो इसीलिए जैसा कि पहले ओझा साहब ने कहा कि ब्रिंकमैनशिप होगी, किसी हद तक आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर जब देखेंगे कि मामला हद से आगे बढ़ करके खतरा बन रहा है, तो पीछे हट जाएंगे। यही बात यूएसए की है। यूएसए में जो पहले उनका एक इमेज बन गया है कि वो अपने एलाइज के साथ में नहीं है, एलाइज का साथ छोड़ देंगे टाइम पर आने पर, तो एक जो इमेज बन गई है उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जो बाइडेन का मोस्ट लाइकली ये एक सिंगल टर्म प्रेसिडेंसी होगी जी। तो आधी प्रेसिडेंसी हो चुकी है, आधी में जो बिडेन साहब ऐसी लेगेसी नहीं छोड़ना चाहेंगे कि दुनिया उनको कहे कि वो एक हारे हुए राष्ट्रपति है। तो जो बिडेन भी वो पीछे नहीं हटेंगे, और वो भी दिखाएंगे कि चीन को एक हद तक लिमिटेड रहने की जरूरत है।
तो ये सब देखते हुए दोनों ही देश थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कंटेस्ट होगा दोनों के बीच में। और चीन कहीं ना खास कहीं तौर सर यही पर दिखाने की कोशिश है, देखिए हम आपसे कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है और हम बिल्कुल। युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन तो इस चीन बीच आगे बढ़ता रहेगा। हाँ बिल्कुल, इस बीच ताइवान को अलग थलग नहीं होने देंगे, ये नैन्सी पेलोसी ने कहा है, क्योंकि टोक्यो में उन्होंने कहा कि चीन ताइवान को अलग थलग करना चाहता है, लेकिन हम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। सर क्या अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि इससे पहले हमने रूस यूक्रेन का युद्ध भी देखा, वहां पर भी अमेरिका ने भले ही बैकफुट से या बैकडोर से बहुत समर्थन किया हो, हथियार भेजे हो, तमाम तरह के समर्थन की बात यहां पर की गई थी, लेकिन फ्रंट फुट पर नहीं आया अमेरिका। और फ्रंट फुट पर आकर भले ही बयान दिया, लेकिन ये साफ जाहिर नहीं किया, ये साफ कहीं ना कहीं देखा नहीं गया कि आप जो है वो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं या फिर उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका पे मदद की विश्वास किया जा सकता है क्या ताइवान की तरफ से? सर मैं छोटा सा जवाब दूंगा इसका। यूरोप में सिचुएशन अलग थी। यूरोप में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो नेटो सेंटर्ड है। तो यूएसए नेटो की अलग बनाई, तो नेटो को बेस करके उन्होंने बनाया। और ये साफ कहा क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, तो नेटो की कैपेसिटी लिमिटेड है। लेकिन आप देखिए कि नेटो की कैपेसिटी लिमिटेड होने के बावजूद रशिया को कितना उन्होंने अपोजिशन दिया। अगर यूक्रेन के पास ये नेटो के या वेस्ट के आर्म्स नहीं पहुंचते या सपोर्ट नहीं होती, तो यूक्रेन को इतने दिन तक टिक पाना बहुत मुश्किल था। तो मदद गई है, यूक्रेन के साथ है, और इसीलिए वहां पर अभी तक रशिया अटका हुआ है। अगर यूएसए सीधा आता है यूरोप में, तो साफ साफ थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। वो यूएसए भी नहीं चाहता है, कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं सभी देश। बिल्कुल सही बात आपने कही है। ओझा साहब, मैं आपका एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। सर, चीन ने अब यूरोपियन यूनियन में शामिल 7 देशों के राजदूतों को तलब किया है, और जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि चीन ने उनके साझा बयान का विरोध भी दर्ज कराया है। ये बयान वही था जिसमें चीन के खिलाफ बोला गया था और एकजुटता की बात की गई थी। सर, अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब ये भी जो 7 देश है दुश्मन नजर आ रहे हैं क्या चीन को? देखिए, चीन जो है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म को या अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को मानना नहीं चाहता है। वो साफ दिखाना चाहता है कि किसी भविष्य में किसी समय तो जाकर अमेरिका को चुनौती देगा। 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 30 साल बाद हो, नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो समझता है कि पूरे इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक में वो अपना वर्चस्व, अपना अधिकार वो मानता है कि कुछ भी क्यों ना हो, किसी और को बोलने का कोई हक नहीं है। दूसरा, चीन की जो असेसमेंट है, और खासकर की ये सिर्फ चीन जो दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञ है, उनकी असेसमेंट है कि शॉर्ट टैक्टिकल वॉर में चीन जो है इस एरिया में मजबूत है। अगर वॉर बढ़ना चाहे तो शायद चीन बहुत दिक्कत हो जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध का खतरा जो गोयल साहब ने कहा वो हर जगह मंडरा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चीन देखना चाहता है कि कितना जबरदस्त रिस्पांस आता है पश्चिम के देशों से और दुनिया के और देशों से। अगर उसको लगता है कि रिस्पांस बहुत ज्यादा नहीं है, वो लोग थोड़ा सा पलक झपका लेंगे, तब वो संभव है कि और ज्यादा अग्रेसिव एक्शन करने पे उतारू हो जाए। लेकिन कागज पे जो उसकी सैन्य शक्तियां हैं, जो उसके वेपन सिस्टम है, जैसे गोयल साहब ने भी कहा कि नेवल सिस्टम का आप यकीन करें कि जितने दुनिया के EU, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सारे देश मिला के जितने उन्होंने जहाज उतारे हैं समुद्र में, उससे ज्यादा चीन ने अकेले उतारा है। आज की तारीख में उसके पास जो अमेरिका से अधिक सबमरीन है। अब उन क्वालिटी क्या है सबमरीन की हम कह नहीं सकते हैं, या एयरक्राफ्ट कैरियर्स की हम कह नहीं सकते हैं, उसमें दोष है। तो चीन जो है एक जबरदस्त एजेंडा के साथ, पावर प्रोजेक्शन कहे जो भी कहे, वो ये कहना चाहता है कि पूरे एशिया में उसका वर्चस्व, एशिया पैसिफिक ही नहीं, इवन अफ्रीका तक में वो अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता है, और उसके लिए उसने पूरी तैयारी कर रखी है। और यहाँ पे जो ये मैसेज देने की जो कोशिश की जा रही है, बड़ी साफ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा वो डर भी रहा है, ऐसी बात नहीं है कि वो एकदम एडवेंचरस है, वो डर भी रहा है। वो भी देखना चाहता है कि किस हद तक रिस्पांस पश्चिम के देशों से आता है। अगर पश्चिम के देशों से उसको लगता है कि रिस्पांस थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ी सी भी इसमें दिक्कत है, तो ये और ज्यादा अग्रेसिव होने की उसकी संभावना है। देखिए, जिस तरीके से चीजें जा रही है, आज या कल या परसों हम कह नहीं सकते, ताइवान पे चीन का आक्रमण अवश्यंभावी है। वो कब होता है, और ये सिर्फ सवाल ताइवान का बिल्कुल नहीं होता है। सवाल होता है कि चीन जो है शक्ति के मामले में कहां पहुंच गया है दुनिया में। तो वो जो है बहुत ही स्वाभाविक है। यूरोप के देशों को थोड़ा सॉफ्ट समझता है,
यूरोप के देश जो है अमेरिका जितना अग्रेसिव पोस्चर नहीं अपना रहे हैं, क्योंकि सभी की किसी न किसी तरीके से इकोनॉमिक लिंकेजेस है और सारे में चीन का कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए कहें या किसी के जरिए कहें उसने अपना एक सपोर्ट स्ट्रक्चर उन देशों में भी बना लिया है। ये देखिए जो राजदूतों को तलब करने की बात है वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, एक प्रेशर बनाने का एक हिस्सा है और ये चीन हर तरीके से प्रेशर बनाने पे लगा हुआ है। बिल्कुल, चीन हर तरह से प्रेशर बनाने में लगा हुआ है और यही वजह है कि न सिर्फ ताइवान बल्कि उन देशों पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है जो कि उसके विरोध में उसको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। चीन जो है वो दबाव बनाना चाहता है ताइवान पर और जाहिर तौर पे ये दबाव इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह से मिसाइलें दागी जा रही है, जिस तरह से युद्धाभ्यास किया जा रहा है, तो जाहिर तौर पे ये तो साफ तौर पे संकेत है कि दबाव बनाने की कोशिश चीन कर रहा है। लेकिन चीन को लेकर अब ताइवान का अगला कदम क्या होना चाहिए सर? अब बहुत ये आपने सवाल बड़ा मुश्किल पूछ लिया कि अब वो ताइवान का अगला कदम क्या होना चाहिए। बहुत मुश्किल कहना, लेकिन मैं समझता हूं चाइना का जो टारगेट है कि 2049 तक ताइवान चाइना का पार्ट होना चाहिए। मेनलैंड चाइना यानी कि पीआरसी जहां के शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं और ताइवान जो एक आइलैंड पर है जहां प्रेसिडेंट ताइवानिंग है, दोनों का ही रवैया एक ही है कि चीन एक है और दोनों इकट्ठे होंगे। ताइवानिंग का थोड़ा सा रवैया पहले फर्क था, वो एक जो प्लेटफॉर्म से आए कि ताइवान इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन दोनों का शुरू से ताइवान और मेनलैंड चाइना एक होने चाहिए और वो पॉलिसी अगर देखा जाए तो फर्क नहीं है दोनों के बीच में। दोनों की जो इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं उनमें भी ज्यादा फर्क नहीं है, विद द एक्सेप्शन की ताइवान को यूएसए का सिक्योरिटी अलायंस है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि 2049 तक या तो ताइवान चाइना का पार्ट बन जाएगा, जैसे भी हो, पीसफुली हो या फोर्स हो, जैसे भी हो, या ताइवान इंडिपेंडेंट हो जाएगा। दोनों में से एक होगा, लेकिन ताइवान चीन के साथ में युद्ध नहीं चाहता है क्योंकि ताइवान छोटा सा देश है और अगर इसका युद्ध होता है तो बिना यूएसए की सपोर्ट के ताइवान को सरवाइव करना मुश्किल रहेगा। और इसीलिए जब नैन्सी पेलोसी वहां पर गई तो एक तरह से इंडिकेशन दिया गया कि हम आपके साथ में। ये आगे कब तक कैसा रहेगा, अभी जो बाइडेन है, प्रेसिडेंट चेंज होंगे, पॉलिसी क्या होगा, कुछ कहना बहुत मुश्किल है। तो ताइवान भी अगर लॉन्ग टर्म अपनी सिक्योरिटी चाहता है तो उसका क्या इंडिपेंडेंट होना चाहता है, क्या होना चाहता है, ये बहुत मुश्किल है कहना। और इसीलिए मैंने कहा कि जवाब इसका बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आगे आगे देखिए होता है जी, आगे आगे तो वाकई देखने वाली बात होगी क्या रहता है। लेकिन ओझा साहब, मैं आपका रुख कर लेती हूँ अब, क्योंकि अब क्या वाकई वो वक्त आ गया है, क्योंकि अब कुछ वक्त बाद ये बताया जा रहा है कि अमेरिका और भारत का भी जो सैनिक है उनका युद्धाभ्यास होगा और ये युद्धाभ्यास अगर बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वाकई ये एक संदेश देने की कोशिश अब चीन को करनी चाहिए बाकी देशों की तरफ से भी। हालांकि वो जो 7 देश थे उनके तो विरोध में खड़ा हो गया है चीन, लेकिन अब क्या एकजुटता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि विस्तारवादी नीति से चीन की न सिर्फ ताइवान की अगर हम बात करें, भारत भी परेशान है और भी जो तमाम देश है वो परेशान ही दिखाई दे रहे हैं। उसकी खुद की इतनी मुसीबतें हैं लेकिन फिर भी वो दूसरों की मुसीबतें बढ़ाने में कमी कहीं नहीं छोड़ता। तो ऐसे में एकजुटता के साथ क्या इस समस्या का जड़ से समाधान करने की जरूरत है क्या सर, आपको लगता है ऐसा? निश्चित रूप से जरूरत है और सिर्फ एकजुटता की नहीं, मैं तो ये भी कहता हूँ कि डेमोक्रेसीज जो है वो अपने भीतर भी झांकने की जरूरत है कि उनके गवर्नेंस सिस्टम में क्या ऐसी कमी है कि एक सिस्टम जो फेक है, ऑथोरिटेरियन है, जो लॉयल्टी पे ड्रिवन है, जो कोर्शन पे ड्रिवन है, उस सिस्टम में इतना जबरदस्त रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए जो ताइवान के बाद भी वो साथ थी, मैं पूरी तरह उससे इत्तेफाक नहीं रखता। आप देखें कि चाइना का जो वर्तमान हिस्सा है, आप पूरे ट्रेंड में जाएं, चाइना भी बड़ी हिस्ट्री की बातें करता है, सिविलाइजेशन की बातें करता है, उसके 2/3 एरिया या उससे भी ज्यादा 70% एरिया जो चाइनीज है ही नहीं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो मंचूरिया के भी चाइनीज होने पे डाउट करते रहे हैं। स्थिति ये रहे कि भारत इस एशिया में 2 सभ्यताएं रही, एक इंडियन या इंडो एशियन सिविलाइजेशन इसे कहें, जो अफगानिस्तान से शुरू होती थी, सेंट्रल एशिया होते हुए पूरे
साउथ ईस्ट एशिया तक जाती थी, यहाँ तक कि तिब्बत, जिनजियांग, ईस्टर्न तुर्किस्तान सभी इंडियन सिविलाइजेशन के पार्ट होते थे। यहाँ तक कि काश्मीर तक में हिंदी बोली जाती है, हिंदुस्तानी बोली जाती है। तो देखिए हमारी सभ्यता पिछले 1000 साल में जो भी कहे, तो 12 साल में 15 साल में हम सिकुड़ते जा रहे हैं। ताइवान का देखिए, ताइवान जो है 1683 तक जो है 17वीं सेंचुरी तक एक इंडिपेंडेंट रहा। उसके बाद से जो है ये हान लोगों का वहां जाना शुरू हुआ। तो चाइना हर तरीके से एक्सपैंड कर रहा है। सवाल चाइना को काउंटर करने का नहीं है, सवाल इसको बचाने का है। और चाइना की सिस्टम क्या है कि अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई है, वरना 70 से 80 से 90% लोग वहां गुलामों की जिंदगी जीते थे। और आज भी जैक मा जैसे या किसी भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का भी की सुरक्षा भी वहां पे कंफर्म नहीं है। तो ये जो सिस्टम चाइना इंपोज कर रहा है, और तमाम दुनिया के जितने पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसीज हैं उन्हें बहुत हद तक वो सबवर्ट कर चुका है। श्रीलंका का एक उदाहरण है। ये खतरा चाइना को रिस्पॉन्ड करने के नहीं होना चाहिए, बल्कि ये लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के 1948 के अडॉप्शन के बाद दुनिया प्रजातंत्र के जिस रास्ते पे जा रही थी, उस रास्ते को कैसे बचाया जाए और कैसे एक फ्री और सिक्योर सोसाइटी दुनिया भर में उसको लाया जाए, तो उसको बचाने की जरूरत है। और उसमें सबसे अधिक खतरा जो है चाइना है। और मैंने कहा कि चाइना को इस एक राक्षसी या एक दैत्य जैसे या दानवी शक्ल देने में अमेरिकन कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो देखिए ये चीजें हो चुकी हैं। तो मैं सोचता हूँ कि दोनों करने की जरूरत है। तमाम देशों को डेमोक्रेसी को अपने भीतर भी झांकने की जरूरत है, और चाइना के विस्तारवादी नीतियों को तो रोकने की जरूरत है ही है। क्योंकि आज ताइवान है, आप देखिए कल जापान में वो कह रहा है कि ये आइलैंड उसके हैं, सारे लोगों से उसके डिफरेंसेस हैं। और वो चाहता है कि और इनडायरेक्टली सारे अफ्रीका को, आधे से अधिक अफ्रीका को, सेंट्रल एशिया को, सबको उसने अपना डायरेक्ट वैसल स्टेट बना दिया है। उनको क्या दे रहा है? उनके डिक्टेटर्स को या रूलर्स को दे रहा है सर्वेलेंस सिस्टम, कि सर्वेलेंस सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए, जो भी आपके ओपोनेंट है उनको क्रश कर दीजिए, हम आपको कुछ रिश्वत भी देते हैं, उस रिश्वत को लेके आप अपने देश के रिसोर्सेज हमें दे दीजिए, अपने देश का मार्केट हमें दे दीजिए। एक नए किस्म का कॉलोनियलिज्म चाइना जो है इजाद कर चुका है, और उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी कहें या इन्फोर्समेंट कैपेसिटी कहें, वो उसकी पुरानी ट्रेडिशन है, वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इन तमाम चीजों को बड़े गहराई से देख के दुनिया के जितने वर्ल्ड लीडर्स हैं, इसको सिर्फ काउंटर करने के लिए नहीं, बल्कि तमाम तरीके से इस फेक अथॉरिटेरियनिज्म से दुनिया को बचाने की कोशिश करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर चीन को संदेश देने की कोशिश तमाम देशों की तरफ से की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी चीन जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहा। क्या आने वाले वक्त में सुधरेगा चीन? ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।